नमस्कार साथियों। जैसा कि मैंने वादा किया है, इस चैनल के माध्यम से वंचित समाज के हर उस शख्स की कहानी आप तक लाया जाएगा जिन्होंने जिन्होंने अपने संसाधनहीन होने के बावजूद, जिनके पास में किसी भी किस्म का कोई भी संसाधन नहीं था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने बेहिसाब मेहनत, बेहिसाब समर्पण, बेहिसाब त्याग का उपयोग करके आज वो जीवन में इस लायक बने हैं कि लोग उनसे प्रेरणा लेते हैं, लोग उनसे सीखते हैं। तो इसी कड़ी में हमारे साथ में आज हमारे समाज के अमूल्य निधि मध्य प्रदेश से नारायण जी हैं। नारायण जी से हम लोग जानेंगे कि उनके जो माता पिता हैं, उनका जो पुराना जो पैतृक निवास है वो कहाँ से है, परिवार कहाँ से है, कैसे कैसे उनके जीवन में प्रारंभिक स्तर पर संघर्ष रहा, आज वो किस स्थिति में है, और समाज के युवाओं को, चाहे वो सामाजिक संगठन के लिए हो, सामाजिक सेवा के लिए हो, या राजनीति के लिए हो, या रोजगार के लिए हो, या पढ़ाई के लिए हो, वो क्या संदेश देंगे। मैं अपना परिचय दे देता हूं। मैं प्रकाश कुमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष कहार महासंघ। मैं सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता हूं, समाज सेवा करता हूं, और इसी समाज सेवा के क्रम में कहार महासंघ की स्थापना की गई है, जो देश में कहार और उसकी 42 उपजातियों को एक करने में लगा हुआ है। इसी समाज सेवा के क्रम में ये इस तरह का वीडियो आप सभी के सामने लाने की कोशिश है। धन्यवाद। नारायण जी, आप अपने बारे में बताइए। जी सर, आवाज तो आ रही सर जी? हाँ हाँ, आवाज बढ़िया आ रही है, बताइए बताइए। मैं नारायण प्रसाद रेखवार, और मेरा पैतृक जो कहना चाहिए कि एक जो हम लोगों के अपने माता पिता से जानकारी लगी है, तो ये रेखवार हम लोग वंश के हैं। इस रेखवार वंशज में जो रेखवार वंशज की जहां तक मेरी जानकारी है, तो उत्पत्ति ये जतारा के पास टीकमगढ़ है। तो हमारे पूर्वज जतारा टीकमगढ़ से, और यहाँ तहसील हटा, जिला दमोह, ग्राम जसोटे में आए किन्हीं कारणों से। फिर वहां से आकर के हमारे पिताजी वो बब्बा जी बघवार आए, जो ग्राम बघवार और तहसील शाहनगर, जिला पन्ना के अंतर्गत ग्राम है। इसके बाद सन 82 में जैसे ही हम सेवा काल में आते हैं, तो यहाँ पवई ग्राम में और तहसील और जिला पन्ना में फिलहाल अपना निवास बना करके रह रहे हैं। घर में फिलहाल माता पिता नहीं है। हमारे दो छोटे भाई हैं, और दोनों अलग अलग जगह पे रह रहे। छोटा भाई हमसे, हम लोग 3 भाई हैं, जिसमें हमारा छोटा भाई यहीं पवई में रह रहा है। इससे छोटा भाई अपने ससुराल में शिफ्ट हो गया है। मूल गांव में फिलहाल जो है तो कोई नहीं रह रहा है। आकर के हम लोग यहाँ पे सास की सेवा में तृतीयवार कर्मचारी पर हैं। और पढ़ाई हमारी एक ग्रामीण स्तर से है। ग्राम बघवार जो हमारा है, उसमें केवल 8वीं तक पढ़ाई थी। वहां से 8वीं पास करने के बाद फिर नजदीकी ग्राम रेपरा से हायर सेकेंडरी पास किया, और सन 82 में सेवा में आने के बाद और काफी संघर्ष के बाद यहाँ तक पहुंचे। अब जो संघर्ष 8वीं से, क्योंकि ग्रामीण एरिया था, माता पिता माँ तो पढ़ाना चाहती थी, लेकिन वो एक्सपायर हो गई। कक्षा जैसे ही हम साथ में पढ़ रहे थे, तो माता जी एक्सपायर हो गई, और पिताजी चाह रहे थे कि हम अपने घर का काम करें और आगे घर के खर्च चलाएं। लेकिन हमारी माँ की इच्छा थी कि हमको आगे पढ़ाना है, और कुछ ना कुछ है इस लाइन से हट के काम करना है। जो हमारा पैतृक था, खेती किसानी थी थोड़ी मोड़ी। गांव में बिगाड़ प्रथा भी होती थी हमारे समाज में, जैसे किसी गांव के बड़े आदमी के यहाँ पे और उनके चौका चूल्हा बर्तन का काम करना, और ये सब जो है चीजें हुआ करती हैं। तो उनको भी हम लोगों को मजबूरन करना पड़ता था। आपकी इच्छा हो अथवा ना हो, आपको बिगाड़ प्रथा करना पड़ती थी। उस बिगाड़ प्रथा से भी हमारी जो है तो अरुचि थी कि ये हमारी समाप्त होना चाहिए। और इसी क्रम में फिर चूंकि गांव में रहते तो बिगाड़ आज भी करना पड़ती, ये मतलब गांव का दबाव रहता है। क्योंकि गांव में हमारा बिखरा हुआ समाज होता है, हमारा परिवार ही हमारा साथ नहीं देता है, और वो अपना एक धर्म मान के काम करते हैं। उनके मतलब हमने ये देखा हमारे एरिया में कि घर में खूब सारी व्यवस्थाएं हैं, इसके बाद भी वो अपना धर्म मान करके बिगाड़ प्रथा को करते हैं। जैसे किसी के घर में चौका चूल्हा करना, बर्तन साफ करना, भले उनको ही लौट करके जो है तो उनकी व्यवस्था करना पड़ा जिनके घर में काम कर रहे हैं। तो ये मतलब परिवेश है लोगों के अंदर। तो इस हिसाब से हम चाह रहे थे
कि उस लाइन से हम अलग हों। उस लाइन से अलग होने के मतलब यदि या तो गांव में संघर्ष करना पड़ता, या लोगों से लड़ाई झगड़ा करना पड़ती, तो हमने गांव ही जो है तो चेंज किया और यहाँ आकर के और कोशिश ये कर रहे हैं कि समाज के किसी आदमी को किसी के घर में चौका चूल्हा करने के लिए मजबूरन न जाना पड़े। किंतु मजबूरन में 50% जाते हैं, लेकिन 50% फिर भी खुशी से लोग जाते हैं। तो ये थोड़ा सा है हमारे यहाँ एक मानसिक गुलामी कहना चाहिए। तो ये मानसिक गुलामी बगैर शिक्षा के खत्म नहीं हो पाएगी और संस्कार के, और मानसिक गुलामी को ज्यादा निकालना अति महत्वपूर्ण है, और इसमें शिक्षा ही सब महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। और इसी क्रम में और सर जी जी एक बार वो फोन की घंटी जरा बंद कीजिए तो फिर आगे बातचीत हो। नहीं कोई नहीं, यहीं से बैठे बैठे बोल दीजिए, कोई बात नहीं। जी ठीक है। तो नारायण जी, हम सभी जानना चाहेंगे कि जब आप पढ़ाई खत्म करके रोजगार में आए तो आपके लिए कितना मुश्किल था रोजगार में आना? ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि मुझे रोजगार में जाना है और गांव में जो भी कुरीतियां आपने बताई मुझे उसे कंटिन्यू नहीं करना है, बल्कि मुझे शहर जाके रोजगार में आना है, अपने बच्चों को पढ़ाना है, ये वाली प्रेरणा आपको उस जमाने में कहाँ से मिली? सर जी क्या है कि हमारी माँ की ही इच्छा थी कि हमको अपने किसी अधिकारी वर्ग में बच्चे को सर्विस लाइन में ले जाना है, क्योंकि विदाई प्रथा से माँ भी दुखी थी, क्योंकि माँ की हमारा जो परिवार था वो महतो बोलते हमारे यहाँ। तो महतो जो गांव का होता है, जहाँ हमारे नाना जी थे, वहां पे महतो को जो है तो ये विदाई प्रथा नहीं करना पड़ती थी। तो महतो हमारी माँ परिवार से, महतो परिवार से थी, यहाँ पे विकार करने पड़ा ससुराल पक्ष में। तो माँ की इच्छा थी कि हमें बच्चे को इतना पढ़ा दें कि वो अपना खुद का रोजगार करे, वो स्वतंत्र रूप से कोई अधिकारी बने। किंतु माँ जब कक्षा 7 पढ़ रही थी तब वो चल बसी। अब हमारे 4 भाई बहन और थे छोटे, तो पढ़ाई लिखाई फिर भी किसी प्रकार से उनकी प्रेरणा से और लोगों के सहयोग से, जो अपने लोग थे उन लोगों ने सहयोग किया बराबर, और पढ़ाई जारी रखी। और जारी रखते हुए और कुछ आप सब लोगों का आशीर्वाद था और बुजुर्गों का, माता का आशीर्वाद था। तो जैसे ही सन 81 में हमने किसी प्रकार से हायर सेकेंडरी पास किया, 82 में हमको सर्विस भी लग गई। सर्विस से आने के बाद और फिर जो है तो यहाँ आकर के शिफ्ट हो गए, और कहना चाहिए कि फिर एक बदलाव की प्रक्रिया शुरू हुई। अच्छा तो जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो कहना तो ये जी, तो ये तब तक हम आर्थिक स्थिति को मजबूत नहीं कर पाएंगे। यदि हम पुराने रोजगार में रहे तो पुराना रोजगार हो तो फिर नई टेक्निक से हो, पुराना जैसे तालाब है नए तरीके से हो। जैसे तालाब अपन लेते हैं तो उसमें कई किस्म के उत्पादन हो। जैसे तालाब में हमारे यहाँ से जो मछुआ तालाब है पट्टे पे मिलते हैं, इसमें यदि हम मछुआ तालाब पट्टे पे लेते हैं तो उसमें भेड़ बकरी गाय पालन भी कर सकते हैं मेड़ के ऊपर। तो ये साथ में कर लें, हैचरी का भी काम कर लें, तो और आधुनिक तरीके से करें, तब हम उसमें सफल हो पाएंगे। और यदि पुराने तरीके से किए कि हमने 200-300 रुपए की मछली मारी और जाके गांव में बेच दी तो 100-150 को तो वो लोग बाग पी लेते हैं शाम को, और 100-150 में जो है तो अपने शाम के बच्चों को पेट मुश्किल से भर पाते हैं। तो आदमी जहां का तहां रहेगा। तो रोजगार या तो बदल जाए, या रोजगार पुराना है तो उसको नई तरीका से करें। तो ये हमारा जो है तो प्रयास रहता है लोगों को समझने। तो अभी तक 2 चीजें निकल के आई आपकी बातचीत से, कि एक तो कि आप आज आपका परिवार आज जहां कहीं भी है तो इसके पीछे आपकी माता जी का सोच जिम्मेवार था, उनकी सोच थी, इस वजह से आप लोग संघर्ष करके यहाँ तक पहुंच पाए। दूसरा, आपने 2 महत्वपूर्ण बातें कही। एक तो कि हम सभी को शिक्षा को अपनाना पड़ेगा, पढ़ना लिखना पड़ेगा, और अगर पुराना कारोबार करना भी है तो उसको नए कलेवर से, नए ढंग से और थोड़ा सा वैज्ञानिक ढंग से करना पड़ेगा कि वो ज्यादा लाभोपार्जन आपको करा सके। अच्छा नारायण जी, मैं जानना चाहूंगा कि जैसा आपके बारे में हम सभी लोग जानते हैं कि आप समाज सेवा में काफी रुचि रखते हैं, महासंघ से परिचय कैसे कैसे हुआ आपका, और इसके बारे में क्या राय आपने ज्वाइन करने से पहले सुनी और ज्वाइन करने के बाद आपने क्या पाया? सर हमारे यहाँ एक माझी नाम का संगठन करीब 70-75 से चल रहा था,
तो हमारे पिताजी भी कभी कभी उस मीटिंग में जाया करते थे आरक्षण के मुद्दे को लेकर के। और उसमें 2 मुद्दे थे, आरक्षण और ये जो है तो कई जो प्रजातियों में विभाजित थे समाज, इसके भी एकीकरण का काम सन 75 के आसपास से मुझे याद है कि पिताजी जाया करते थे आसपास की मीटिंग करने के लिए, कि जो अपनी विभाजित है रेकवार, बर्मन, भोई, कहार, केवट, तो ये सब एक दूसरे से रोटी बेटी का संबंध स्थापित करें। तो ये तो अपना संघर्ष लगभग 92-95 तक चला, 2000 के आसपास। 2000 के आसपास ये संगठन एक किस्म से खत्म होने की स्थिति में आ गया था, वो हो चुका था और आज भी खत्म ही है। तो इस बीच में फिर मैंने सोचा कि एक संगठन बनना चाहिए अपने समाज का, क्योंकि हमारे यहाँ कोई संगठन काम नहीं कर रहा था। तो ये मैंने अपने लोगों से कई बार चर्चा किया कि अपन संगठन बनाए। इसी बीच में हमारे संजय कुमार रेकवार जी ने एक अमानगंज में मीटिंग रखी पहली हमारे क्षेत्र में। तो वहां पे जो है तो कुछ एक हमारे एक साथी हैं श्री संतोष कुमार बर्मन जी, वो मुझे बुलाने आए कि चलिए सर फलाने तारीख को आपकी मीटिंग है, वहां पे अपनी समाज की मीटिंग है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई और मैं खुशी खुशी उस मीटिंग में गया। और मुझे जो है तो जो कहना चाहिए कि अपने महापुरुषों के विचार हैं कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। तो इस नारे को लेकर के मैं, चूंकि इस नारे को मैं पहले से ही फॉलो कर रहा था, जो भी हमारे साथी लोग थे तो अदर समाज से, अदर संगठन से, तो उस संगठन को मैंने जब सुना, और अंधविश्वास, शिक्षा और ब्याह शादियों में जो हमारा कम से कम खर्च हो, ऐसे जो अपने कहार महासंघ के महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इन बातों को लेकर के और मुझे अच्छा लगा और मैं संगठन से जुड़ गया। और इसके बाद फिर अपने माननीय अजय जी, रामगोपाल जी, सभी लोगों से परिचय हुआ और सन 18 से हम बराबर संगठन से जुड़े हुए हैं। और मैं कोई पद की लालच में नहीं था, लेकिन हमारे अजय जी बोले नहीं तुमको पद लेना होगा। तो मैंने कहा भाई आपका आदेश स्वीकार है। तो मैं पद से मुझे कोई मतलब नहीं है, सेवा से मतलब है। सेवा हमारे लिए महत्वपूर्ण है, पद महत्वपूर्ण नहीं है। और हमारा कहार महासंगठन बहुत अच्छा है, क्योंकि ये हार न मानने वाला महासंघ है। कहार तो पहले भी जैसे कहा कि उठाओ डोली, तो चाहे हम डोली उठाने का काम कर रहे हो तो जंगल, नदी, नाले पार करके बराबर जाते रहे हैं और साहस के साथ, वीरता के साथ मुकाबला करते थे। तो इस बात का हमको गर्व है कि हमने नहीं सुना कहीं भी इतिहास में कि हमने यदि डोली किसी की उठाई है तो वो पूरब से लेकर के पश्चिम जाना हो पहुंचाया है, किसी की बहू बेटी नहीं लुटी है। इस बात का हम लोगों को अपने गौरव है और गर्व है कि हमारे पूर्वज जो है तो काफी जिम्मेवार व्यक्ति थे कि बहू बेटियां आज मान लो अपने रिश्तेदारों के साथ में भेजने में कतराते हैं, घबराते हैं। उस समय हम लोगों के जुम्मे में जो है तो बहू बेटियां जाती थी। इस बात का हम लोगों को गर्व है कि हम इस वंश के लोग हैं और जिनने जो है तो ईमानदारी का परिचय दिया, अपने काम को बखूबी ने। देखिए हम सभी को इस बात का गर्व होना चाहिए कि न तो आज तक जितना भी बहू बेटियों को डोली से भेजा गया, तो किसी की भी बहू, किसी की भी बेटी उस घर की आन बान शान होती है, इज्जत होती है। तो एक भी घटना नहीं है पूरे इतिहास में कि कहीं भी किसी भी कहार जात के व्यक्ति ने डोली ढोते वक्त किसी बहू बेटी के साथ में गलत किया हो, पहला। दूसरा, ये भी घटना नहीं है कि किसी दूसरे को करने दिया है, ऐसा भी घटना नहीं है। भले अपना जान दे दिया, लेकिन सुरक्षित तरीके से किसी परिवार की इज्जत को दूसरे घर तक पहुंचाया है। और हम लोग जहां जहां सैनिक के रूप में या रखवाले के रूप में थे, चाहे वो सेना में किसी के रहे हों या खजाने के रहे हों या किसी के दरबार में रहे हों, तो कहीं भी आपके और हमारे कौम के ऊपर में गद्दार का आरोप आज तक इतिहास में नहीं है। कि कहीं भी इतिहास पूरा आप देख लीजिए, कहीं भी ऐसा घटना नहीं मिलेगा। जी जी, अब आपसे मैं जानना चाहूंगा कि जब आप समाज में जाते हैं महासंघ को लेकर के या वैसे भी सामाजिक चीजों को लेकर के, तो हमारे समाज के लोगों में किस तरह का रवैया देखते हैं? सकारात्मक और नकारात्मक रवैया दोनों के बारे में विस्तार से बताइए। अब अभी फिलहाल जो समाज का रवैया है वो नकारात्मक ज्यादा है, क्योंकि अपने लोग कहीं पे फिजिकल रूप से गुलाम है, कहीं पे मानसिक रूप से गुलाम है। तो अपने चूंकि अशिक्षित हैं और अशिक्षित होने के नाते उनके कोई स्वयं के संस्कार नहीं है, उनके पीछे कोई ना कोई एक दमंग या तानाशाह है लगा हुआ रहता है पीछे।
और वो जो है तो अपनी प्रगति को रोकने में सहायक है। और अपना स्वयं का विवेक कम लोगों के पास है, और जो लोग हैं भी तो वो काफी कहना चाहिए कि एक सामंत शाहों से दबे भी हैं। तो वो सामंत शाहों से दबे हैं तो खुद करके और किसी फाउंडेशन पे आने में कतराते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम लोगों को उनके अंदर से जो मन में भय है उसको निकालना होगा। फिर काफी लोग आर्थिक रूप से कमजोर भी हैं, फिर कुछ आदतों से भी हैं। तो सबसे पहले हमारे यहाँ समाज में जो नशा का सेवन बहुत तेजी से होता है, जो भी कमा के लाते हैं वो उस नशे में जो है तो अपना करीब करीब 80-90% खत्म कर देते हैं। और घरेलू हिंसा होती है, घरेलू हिंसा नशा में घरेलू हिंसा हुई, उस घरेलू हिंसा से परिवार बिखरता है और कुछ ना कुछ घटनाएं वारदातें ऐसी होती हैं ताकि आदमी उसी में लगा है। ज्यादातर परेशान आदमी मानसिक तौर पे तैयार नहीं है, और ऐसी शायद कोई घटना गांव में ना हो या महीना में सुनने को ना मिलती हो कि जहां पे घरेलू हिंसा, पारिवारिक हिंसा में, और उसमें किसी ना किसी दमन का हाथ होता है पीछे से, और वो परिवार को तोड़ने फोड़ने का काम करता है। तो यहाँ भी जो है, जो मूल कारण है वो ये है कि अगर हम शिक्षित रहेंगे, समझदार रहेंगे, तो इन तमाम तरह की दिक्कतों से हम लोग बचे रहेंगे। जी, तो रामकृष्ण नारायण जी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की बातचीत आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मुझे भी काफी अच्छा लग रहा है। आप जैसे अनुभवी, ज्ञानी, समर्पित, जुझारू व्यक्ति से बात करके, आपसे जब भी मैंने बातचीत किया है मैंने बहुत कुछ सीखा है, समझा है। और मैं अक्सर कहता हूं कि हमारे समाज में हर जिले में अगर आपकी तरह 100 व्यक्ति हो जाए तो बेरोजगारी के मामले में, किसानी के मामले में, मछली पालन के मामले में, कैसे हम नौकरी पाएं उसके मामले में, हमारा जो समाज है या दूसरे भी जो वंचित समाज है वो काफी कुछ सीख सकते हैं। एक बार आप अपना नाम, पता और मोबाइल नंबर को 2-3 बार मोबाइल नंबर को पढ़ दीजिए, ताकि जो भी लोग इसको देखें, आपसे संपर्क करना चाहें वो संपर्क कर सकें। मेरा नाम साथियों नारायण प्रसाद रेखवार है, और मैं निवासी ग्राम पोस्ट तहसील पवई से हूँ, और जिला पन्ना है, मध्य प्रदेश से। और कहा महासंघ में हमारे अजय जी ने इसके संगठन कहा संघ महासंघ में संगठन सचिव के पद पर नियुक्त किया है। इसके लिए मैं उनका आभारी हूँ, आपका भी आभारी हूँ, और आप सबके प्रति मेरा विश्वास और समर्पण है। और मेरा मोबाइल नंबर है 9993899791, 9993899791। एक बार पूरा है 9993899791। बहुत बढ़िया। तो नारायण जी, मैं उम्मीद करता हूं कि आज की बातचीत बहुत लोगों को प्रेरणा देगी, बहुत लोगों को दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा नारायण जी बनने को प्रेरणा देगी। आपकी आयु बहुत लंबी हो, आप हमेशा स्वस्थ रहें, आपका पूरा परिवार बहुत हर समय खुश में रहे, खुशहाल रहे। इन्हीं दुआओं के साथ में मैं आज की बातचीत खत्म करता हूं। दर्शकों से भी मेरी विनती है कि आप लोग जिस किसी भी सामाजिक काम के लिए, पढ़ाई के काम के लिए नारायण जी को उचित समझे, उपयुक्त समझे, उन्हें आप 24 घंटे किसी भी समय तंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने अपना मोबाइल नंबर आपको दे ही दिया है। बहुत ही सहज व्यक्ति हैं, उनसे बातचीत करके, उनसे मिलके आपको बहुत अच्छा लगेगा। और इन्हीं बातों के साथ में मैं दर्शकों से विनती करूंगा कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें, अपने विचार भी कमेंट सेक्शन में डालें, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, ताकि नारायण जी का जो संघर्ष है वो बहुतों को हिम्मत दे सके, बहुतों को संदेश दे सके कि अगर हमारे पास संसाधन नहीं भी है, अगर पेशेंस है, मेहनत है, योग्यता है, तो हम जीवन में एक सफल व्यक्ति बन सकते हैं, अपने परिवार का लालन पालन एक संपन्न व्यक्ति की तरह कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ में आज के लिए धन्यवाद। नारायण जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। दर्शकों को, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। धन्यवाद।